खबरों को खंगाल कर उसकी परतें एनालाइज कर हम आपके लिए लेकर आते हैं मिस्टर एनालाइजर। नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार। आज जो खबरें आपके सामने हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं उसमें सबसे महत्वपूर्ण और बड़ी खबर यह है कि क्या आप अपने आप को सुरक्षित रख पा रहे हैं। कोरोना की जो मार हुई थी उसके बाद जो वैक्सीन दी गई थी, उस वैक्सीन से कहीं आपकी सेहत पर बहुत बड़ा दुष्प्रभाव तो नहीं पड़ रहा है। उस वैक्सीन को, जिसे हमने हिंदुस्तान में कोविड शील्ड के नाम पर जाना, उस वैक्सीन का निर्माण एस्ट्राजेनेका कंपनी ने किया था, लेकिन लंदन की एक अदालत में उसका कहना है कि इसकी वजह से बहुत सारे लोगों में कई सारी गड़बड़ियां आ रही हैं। 165 लोगों को एस्ट्राजेनेका कंपनी ने कॉम्पनसेट भी किया है। क्या है यह पूरा मामला? क्या आपकी सेहत पर इससे पड़ने वाला है बड़ा असर? क्या इसकी वजह से हो रहा है हार्ट अटैक? बताएंगे आपको। फिर बात करेंगे पूर्व प्रधानमंत्री के पोते और जेडीएस के सांसद प्रज्वल रन्ना की, और अश्लील वीडियो की इस पूरी श्रृंखला की जांच आपके सामने रखेंगे। कैसे अमित शाह, गृह मंत्री अमित शाह ने जब स्टैंड लिया तो उसके बाद इस पूरे मामले पर जेडीएस ने भी अब प्रज्वल को अपने पार्टी से बाहर निकालने की बात की है। लेकिन सवाल यह उठ रहा है कि यह मामला अब क्यों उठा, जब 14 सीटों पर मतदान हो चुका कर्नाटक में, सिर्फ 14 सीटें बची हैं 7 तारीख को मतदान के लिए। उसके पहले यह मतदान विपक्ष के बारे में उठाना और इस पूरे मामले को गरमाना, कौन साध रहा है अपनी राजनीति? इस पर करेंगे चर्चा। फिर आपको बताएंगे कि भारतीय जनता पार्टी ने जैसे ही कहा कि 400 सीट पार एनडीए लेकर आने वाली है, संविधान को बदलने के लिए एक नई होड़ शुरू हो गई। हर किसी ने कहना शुरू कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी संविधान बदलना चाहती है, पूरी तरीके से बदलना चाहती है। आज इसको एनालाइज कर हम आपके सामने सिद्ध कर देंगे कि देश में कोई भी राजनीतिक दल संविधान को पूरे तरीके से नहीं बदल सकता, नहीं बदलता, सब नहीं हो सकता। यह हम आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। और फिर आखिरी बड़ी स्टोरी आपके सामने यह प्रस्तुत करेंगे कि सूरत में वॉकओवर मिला, उसके बाद इंदौर में कांग्रेस का प्रत्याशी आखिरी दिन जाकर बैठ गया और बीजेपी के सामने अब बस छोटी पार्टियां या फिर इंडिपेंडेंट उम्मीदवार हैं। और खाजुराहो में भी कुछ ऐसा ही होता दिखाई दिया था, समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार के साथ, जिसने भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के सामने अपनी उम्मीदवारी आखिरी मिनट पर रद्द करवा दी। ये हो क्या रहा है? ऐसा आमतौर पर पहले देखने को नहीं मिलता था। ये वॉकओवर क्यों मिल रहा है भारतीय जनता पार्टी को? इसकी परतें खंगालेंगे और आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। लेकिन सबसे पहले आज की बड़ी खबर आपके सामने, और यह राजनीति से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए सबसे पहले आपके सामने है क्योंकि अगर हम जिंदा रहेंगे, सेहतमंद रहेंगे, तभी तो राजनीति की बात भी सोच सकेंगे। जरा सोचिए आप, क्या आपने वैक्सीन लिया था? क्योंकि जो सरकारी आंकड़ा है और उसके आधार पर जो तमाम जानकारी हमारे सामने उपलब्ध है, हिंदुस्तान की बहुत बहुत बड़ी आबादी ने, तकरीबन 70% से ज्यादा आबादी ने कोविड के दौरान अपने बचाव के लिए कोविड वैक्सीन लिया था। तो आपने कौन सा वैक्सीन लिया था साहब? आपने कोविड शील्ड लिया था या कोवैक्सीन लिया था? यही दो प्रमुख वैक्सीन मौजूद थे। अगर आपने कोविड शील्ड लिया था तो आज आपके लिए यह खबर बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे आप समझ सकेंगे कि आसपास आपके जो तमाम लोग हैं जिन्हें हार्ट अटैक्स हुए, वो क्या थे। क्या वो कोविड शील्ड वैक्सीन की वजह से हुए हैं? इसके बारे में हम आपको जानकारी देना चाहते हैं। सबसे पहले कुछ तथ्य। गाजियाबाद के जिम में 21 साल का एक शख्स जिमिंग कर रहा था, अचानक उसकी मृत्यु हो गई। कैसे हुई? इसके बारे में कहा गया कि हार्ट अटैक था। क्यों हुआ? कोई जानकारी उपलब्ध नहीं। गाजियाबाद में ट्रेडमिल पर 19 साल का एक लड़का ट्रेडमिल पर जॉगिंग कर रहा था, एक्सरसाइजेस कर रहा था, उसकी हार्ट अटैक से मृत्यु हो जाती है। नेशनल लेवल के स्विमर और बॉक्सर, पंजाब पुलिस के डीजीपी जिम में अपने कार्डियो एक्सरसाइजेस कर रहे थे, उनकी मृत्यु हो जाती है। हार्ट अटैक। नोएडा में क्रिकेट खेलते हुए 40 साल के एक शख्स की मृत्यु हो जाती है। क्या हुआ? हार्ट अटैक। बिहार के भागलपुर में शादी के मंडप में 27 साल का दूल्हा शादी के जश्न में खुशियां मना रहा है और उसकी मृत्यु हो जाती है। वजह हार्ट अटैक। मेरठ में अपनी बहन की शादी में 18 साल की लड़की नृत्य कर रही है, डांस कर रही है, एंजॉय कर रही है, मृत्यु हो जाती है। वजह हार्ट अटैक। झुंझुनू में एक डीजे के
मौके पर वहां पर डांस करते करते एक व्यक्ति अचानक चल बसता है। 50 साल का व्यक्ति है, सेहतमंद है। क्या हुआ उसे? हार्ट अटैक। ये तमाम खबरें आपने सुनी है, आपके आसपास देखी हैं, आपने ऐसे वीडियोस पढ़ा है अपने अखबार में, देखा है टेलीविजन पर, लेकिन आपने इस पर एक कड़ी पर ध्यान नहीं दिया। ये सारी मौतें आमतौर पर हार्ट अटैक से हुई। अब हार्ट अटैक होने की वजह हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन सबसे पहले समझिए कि क्या बदला है 2020 के बाद से, क्योंकि इस तरह की मौतों की जो जानकारी लगातार मिली है वो 2021 के बाद से बड़ी संख्या में मिली है। 2020 में कोरोना ने पूरी दुनिया को अपने चपेट में लिया। बचाव के लिए पूरी दुनिया ने मिलकर वैक्सीन तैयार किया, कोरोना वैक्सीन। अब इसमें अलग अलग कंपनियों ने अपने अलग अलग वैक्सीन प्रस्तुत किए, जिसमें एस्ट्राजेनेका जो कि एक विदेशी कंपनी है, उसने ब्रिटेन में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर अपने रिसर्च के आधार पर कोविड का मुकाबला करने के लिए एक वैक्सीन तैयार की। भारत में से कोविड शील्ड के नाम पर जाना गया। एस्ट्राजेनेका ने यह जो वैक्सीन बनाई वो भारत में सीरम इंस्टीट्यूट के मदद से बनाई और भारत ने इसे उसी आधार पर बांटा भी गया। एस्ट्राजेनेका के ऊपर अब अदालत में लंदन में केस चल रहा है, और यह केस इसलिए चल रहा है क्योंकि कुछ लोगों ने यह पाया कि कई ऐसे मामले निकल कर आए जिसमें कोविड शील्ड वैक्सीन को लेने के बाद, एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन को लेने के बाद, कोविशील्ड वैक्सीन को लेने के बाद जो जानकारी निकल कर आई कि लोगों के शरीर में जो खून है वो अचानक से जमने लगता है, गाढ़ा हो जाता है, जिसकी वजह से उन्हें तरह तरह की दिक्कतें आ रही थी। खून अगर बहुत ज्यादा गाढ़ा हो जाए साहब, तो फिर ब्लड फ्लो रुक जाता है, और ऐसे में सबसे बड़ा खतरा क्या है? अगर आप हार्ट पेशेंट हैं, अगर आप कोलेस्ट्रॉल के पेशेंट हैं, अगर इस तरह की तमाम बीमारियां आपके पास हैं, तो फिर रक्तचाप आपका रुक जाएगा, हार्ट तक ब्लड नहीं पहुंचेगा, दिमाग तक ब्लड नहीं पहुंचेगा, और ऐसी स्थिति में आपकी मृत्यु हो सकती है। इसको लेकर ब्रिटेन ने सबसे पहले, जो वहां के बड़े अखबार हैं, टेलीग्राफ ने एक रिपोर्ट जारी की, जिसमें एस्ट्राजेनेका पर यह आरोप लगे कि उनकी वैक्सीन की वजह से ब्रिटेन में कई लोगों की मृत्यु हुई या फिर गंभीर बीमारियां हुई। एस्ट्राजेनेका ने इस पूरे मामले में कोर्ट में क्या कहा, अब आपके सामने हम रखते हैं। एस्ट्राजेनेका ने कोर्ट को बताया, लंदन की अदालत को बताया कि यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड के साथ मिलकर उसने कोरोना के खिलाफ एक वैक्सीन तैयार की। कंपनी का कहना है कि कई तरह की स्टडीज के बाद वैक्सीन को कोरोना से निपटने में काफी मददगार और सार्थक पाया गया। कंपनी का यह भी कहना है कि वैक्सीन के साइड इफेक्ट्स हैं जो कि बहुत घातक हो सकते हैं। कंपनी ने माना कि वैक्सीन के साइड इफेक्ट्स हैं जो बहुत घातक हो सकते हैं, और गौर कीजिएगा, इसके बारे में अभी तक किसी ने कुछ नहीं कहा था जब तक कि टेलीग्राफ अखबार ने यह रिपोर्ट नहीं छापी। फिर कंपनी ने कहा कि क्लिनिकल ट्रायल और दुनिया भर में इसकी स्वीकार्यता से पता चलता है कि टीकाकरण कार्यक्रम जो WHO के मातहत पूरी दुनिया भर में चलाया गया, उसमें कोविशील्ड को काफी बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया गया, और ये जो साइड इफेक्ट्स हैं इन्हें नगण्य मानते हुए एक तरह से किनारे रख दिया गया। कंपनी का कहना है कि महामारी के दौरान, कोविड महामारी के दौरान दुनिया भर में 60 लाख लोगों की जिंदगी कोवैक्सीन की वजह से, माफ कीजिएगा, कोविशील्ड की वजह से बची है। कोविशील्ड का यह कहना है, यह एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन है। लेकिन जो साइड इफेक्ट्स हैं उसमें जो सबसे बड़ा साइड इफेक्ट है वो ये कि आमतौर पर वो लोगों में जो ब्लड की डेंसिटी है उसको बढ़ा देता है, यानी कि ब्लड ज्यादा गाढ़ा हो जाता है, खून गाढ़ा हो जाता है, और खून जब गाढ़ा हो जाता है तो उसकी चाल धीमी हो जाती है। चाल जब धीमी होती है तो फिर वो क्लॉटिंग की वजह से आपकी मौत का कारण बन सकता है। यह बात निकल कर कैसे आई? क्योंकि अप्रैल 2021 में जेमी स्कॉट नाम के एक व्यक्ति ने एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन लगाई। वैक्सीन लगाने के बाद उसकी हालत बहुत खराब हुई और उसके शरीर के कई हिस्से में खून जमा हुआ पाया गया, जो कि उसके लिए बहुत ही घातक साबित हुआ। इसके अलावा स्कॉट के ब्रेन में इंटरनल ब्लीडिंग भी हुई। पिछले साल स्कॉट ने एस्ट्राजेनेका के खिलाफ शिकायत की और मई 2023 में स्कॉट के आरोपों का जवाब देने के समय कंपनी ने माना कि वैक्सीन की वजह से ब्लड की थिकनेस बढ़ जाती है,
ब्लड गाढ़ा हो जाता है और उसके थपके बनने शुरू हो जाते हैं। लेकिन इस बारे में भारत में कहीं कोई चर्चा नहीं हुई। अब सबसे पहले आप ये जानिए कि ये जो पूरी तैयारी है, जो भारत में वैक्सीन लगाई गई, क्या भारत सरकार ने स्वतः लगाई? बिल्कुल नहीं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन को हरी झंडी दिखाई थी और इसमें उस वक्त के ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन पूरे तरीके से सामने थे। उन्होंने कहा था कि यह बहुत बड़ी देन है, साइंस की जीत है। हिंदुस्तान में भी लोगों को बहुत बड़े पैमाने पर इस वैक्सीन को लगाया गया। मसलन कोवैक्सीन, जो कि भारत के द्वारा निर्मित वैक्सीन है कोविड का, वो 36 करोड़ लोगों को लगाया गया। लेकिन कोविशील्ड 175 करोड़ लोगों को लगाया गया। ये टोटल डोसेजेस हैं जो हम आपके सामने अभी रख रहे हैं। चलिए इसको हम आधा भी कर दें, तब भी आप मान के चलिए कि तकरीबन 50 करोड़ लोगों को तो ये लगा ही है वैक्सीन। ऐसे में जब देश की आधी आबादी के आसपास कोविशील्ड वैक्सीन लगवा चुकी है, तो अब यह सवाल खड़ा होने लगा है कि क्या ये साइड इफेक्ट्स भारत में लोगों को नहीं हो रहा होगा? यकीनन हो रहा है। और अगर नहीं हो रहा होता तो ये जो हार्ट अटैक्स की बातें आप देख रहे हैं, उन तमाम लोगों को जो कि फिजिकली पूरे तरीके से फिट हैं, यंग हैं, जिन्हें हार्ट की कोई डिजीज नहीं है, उन्हें ये डिजीज कैसे हो? उनकी मृत्यु हार्ट अटैक या ब्रेन स्ट्रोक से क्यों हो रही है? तो सबसे पहले समझिए कि हार्ट अटैक या ब्रेन स्ट्रोक किन कारणों से होता है। सबसे पहला, हार्ट अटैक तब होता है बड़े पैमाने पर जब जो आर्टरीज हार्ट तक पहुंच रही होती हैं उसमें डिपॉजिट्स होने लगे, जो कि कोलेस्ट्रॉल के बढ़ते लेवल की वजह से आमतौर पर होता है। आर्टरीज पतली हो जाती हैं और ऐसे में कई बार वहां से खून पूरी तरीके से नहीं निकलकर आपके हृदय तक पहुंच पाता, जिसकी वजह से हृदय रुक जाता है और उसे हार्ट अटैक कहते हैं। दूसरी तरफ कई बार फैट डिपॉजिट्स आर्टरीज में अचानक से उत्पन्न हो जाते हैं और जमा हो जाते हैं, जो कि खून के इस बहाव में रोधक का काम करते हैं, ब्लॉकेजेस क्रिएट कर देते हैं, आर्टिफिशियल ब्लॉकेजेस, जिसकी वजह से हार्ट तक नहीं पहुंच पाता खून, तो हार्ट अटैक हो जाता है। अगर ये खून ब्रेन तक नहीं पहुंचे तो उसे ब्रेन स्ट्रोक कहा जाता है। तीसरी वजह इसकी क्या है? अचानक से अगर आपका खून काफी गाढ़ा हो जाए और जैसा हमने देखा है, आपको चोट लगती है, खून बाहर निकलता है, उसके बाद खून जम जाता है। यह जमने की प्रक्रिया खून बाहर निकलने के बाद होती है, लेकिन अगर यह प्रक्रिया आपके शरीर में होने लगे तो फिर हार्ट अटैक की परिस्थिति बन जाती है। और यह सबसे बड़ी चिंता का सबब है, क्योंकि कोविशील्ड वैक्सीन लेने के बाद बड़े पैमाने पर लोगों को इस तरह की शिकायत दर्ज की गई है। हालांकि भारत सरकार ने इस वैक्सीन को WHO और अंतर्राष्ट्रीय मान्यता के प्राप्त होने के बाद ही लगवाया, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि क्या इस साइड इफेक्ट के बारे में किसी ने विचार नहीं किया? और अब जो डेटा उपलब्ध है उसके आधार पर जिस कंपनी ने इसका इजाद किया, जिसने इसका निर्माण किया, क्या उसको इसकी जिम्मेदारी लेते हुए तमाम लोगों के सामने यह जानकारी स्पष्ट तौर से नहीं रखनी चाहिए कि इसका साइड इफेक्ट यह है और आपको इसको बचने का यह तरीका है? जो रिपोर्ट सामने आई थी ब्रिटेन में, उसके हिसाब से 81 ऐसे मामले हैं जिसमें वैक्सीन, एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन लेने की वजह से लोगों के शरीर में खून के जमने की बात निकल कर आई और यह एस्टैब्लिश हुई और उनकी मृत्यु हुई, जो दर्ज है। इसके आधार पर अब यह बात उठने लगा है कि क्या एस्ट्राजेनेका को इस पूरे मामले पर सामने आकर कुछ कहना चाहिए। 165 ऐसे लोग हैं ब्रिटेन में जिनको एस्ट्राजेनेका ने कॉम्पनसेट किया है। कॉम्पनसेट क्यों किया है? क्योंकि कंपनी मानती है कि उसकी वैक्सीन की वजह से लोगों को शारीरिक दिक्कतें आई हैं, उसकी साइड इफेक्ट्स। अब सवाल यह उठता है कि भारतीय नागरिकों को यह जानकारी कौन देगा? भारतीय नागरिकों ने, जिन्होंने कोविशील्ड वैक्सीन लगवाया है, उनके लिए सबसे बड़ी समस्या यह है कि उन्हें जानकारी ही नहीं है कि उन्हें इस तरह की शिकायत हो सकती है। हमारे मेडिकल एसोसिएशंस ने भी इस बारे में अभी तक कोई रिसर्च सामने नहीं रखा है, जबकि 1.5 साल से इस पूरे मामले पर दुनिया भर में चर्चा चल रही है। इसके साथ साथ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी अभी तक कोई वार्निंग या इसके बारे में एडवाइजरी जारी नहीं किया है। अब सवाल यह उठता है कि जब एस्ट्राजेनेका ब्रिटेन में लोगों को कॉम्पनसेशन दे रही है, तो क्या भारत में हुई मौतों का आंकड़ा अगर उसके सामने रखा जाए तो एस्ट्राजेनेका
क्या भारतीय नागरिकों को भी कॉम्पनसेशन देगा? क्योंकि उसके वैक्सीन का इस्तेमाल भारत में भी बड़े पैमाने पर हुआ और कम से कम 50 करोड़ लोगों ने ये वैक्सीन लगाया ही होगा। 175 करोड़ डोज लगाई गई है। भारत में जो विकसित वैक्सीन थी कोवैक्सीन, माफ कीजिएगा, कोवैक्सीन की टोटल डोसेज 36 करोड़ है। यानी कि बेस्ट केस सिनेरियो 10 से 15 करोड़ लोगों ने इस वैक्सीन को लगाया होगा। उस पर अभी तक किसी साइड इफेक्ट की कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है। अब सवाल यह उठता है कि क्या यह सरकार की जिम्मेदारी नहीं बनती कि सरकार इस पर एक पूरी जानकारी के साथ कार्रवाई करती दिखाई दे? चुनाव का मौसम है, इसलिए मैं तो यह भी कहूंगा कि क्या यह चुनावी मसला नहीं होना चाहिए था? क्या विपक्षी पार्टियों को या सरकार को इस पर अपनी राय सामने नहीं रखनी चाहिए थी और यह चुनाव में शामिल किया जाना चाहिए था या नहीं? यह मुद्दा बड़ा है साहब, आपकी सेहत से जुड़ा है। अगर हम आपको हेल्थ इंश्योरेंस की बात कर रहे हैं और इस पर तमाम राजनीतिक दल अपनी राय सामने रख रहे हैं, तो कोवैक्सीन की वजह से लोगों की मृत्यु के बारे में, कोविशील्ड की वजह से लोगों की मृत्यु के बारे में कोई कुछ क्यों नहीं कह रहा? और उसके साथ साथ मैं उन लोगों से भी सवाल पूछना चाहता हूं, वो तमाम राजनीतिक दल जिन्होंने कहा था कि मोदी वैक्सीन को हम नहीं लगाएंगे, जब कोवैक्सीन जो भारत ने विकसित किया था उसको लेकर तमाम ये बातें सामने निकल कर आ रही थी। हम तो बाहर से लाई हुई कोविशील्ड वैक्सीन लगवाएंगे, ये कहा जा रहा था ना राजनीतिक दलों के द्वारा। आज वो लोग कहां हैं? कोविशील्ड की वजह से ब्रिटेन में लोगों की मृत्यु हुई, ये बात स्टैब्लिश हुई और उसके साथ साथ उनको कॉम्पनसेशन मिला है। भारतीय नागरिकों के बारे में कोई चर्चा करने को तैयार क्यों नहीं है? इसलिए मैं आपको आगाह करना चाहता हूं, कृपा करके अपने डॉक्टरों से लगातार संपर्क में रहिए। कभी भी ऐसी कोई शिकायत आए जिसकी वजह से आपको ब्लड थिकनिंग की बात निकल कर आए, तो कृपा करके डॉक्टर से सलाह लीजिए। अगर आप हृदय रोग के मरीज हैं तो यह आपके लिए अत्यंत आवश्यक है कि आप डॉक्टर की सलाह पर ब्लड थिनर्स के बारे में विचार करें। अगर आप कोलेस्ट्रॉल आपका ज्यादा है तो इसलिए भी आप अपने आप को लगातार चेक कराते रहिए, डॉक्टर से सलाह मशवरा करते रहिए, क्योंकि अगर आपने कोविशील्ड वैक्सीन लिया है तो हो सकता है कि आपको इन तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़े। भगवान न करे कभी किसी के घर में कोई दुखद समाचार निकल कर आए, लेकिन एक भी व्यक्ति की मृत्यु अपने आप में बहुत बड़ी खबर है, खास करके तब जब हम जानते हैं कि एक वैक्सीन की वजह से, उसके साइड इफेक्ट्स की वजह से आज एक बहुत बड़ी आबादी एक बड़े खतरे के सामने है। इसीलिए इस खबर को सबसे पहले हमने आपके सामने प्रस्तुत किया। आप सुरक्षित हैं तो देश सुरक्षित है, देश सुरक्षित है तो हम राजनीति कर सकते हैं। तो आइए अब राजनीति की बात करते हैं। आज की दूसरी बड़ी खबर, सोशल मीडिया पर प्रज्वल नाम ऐसे ट्रेंड कर रहा है साहब, और कर्नाटक को लेकर तो ऐसा जैसे कि मानो भूचाल आ गया। कर्नाटक की हासन सीट के सांसद हैं प्रज्वल, जो कि जेडीएस से सांसद हैं, एक बार ऑलरेडी सांसद रह चुके हैं, इस बार फिर उनकी उम्मीदवारी थी, उनकी सीट पर चुनाव हो चुका है, मतदान हो चुका है, लेकिन प्रज्वल रेवन्नन फिलहाल गायब है। ऐसा माना जा रहा है कि वो विदेश में इस बात को जानते हुए कि उनके ऊपर तमाम तरह के आरोप लगने वाले हैं, अचानक गायब हो गए और चले गए। और अभी तक ये बताया गया है, जैसा कि जानकारी मिल रही है, कि ये जर्मनी में बैठे हुए हैं। जर्मनी के साथ भारत का एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी है, तो जाहिर सी बात है अगर इनको एक्स्ट्राडाइट कर कर भारत लाना पड़े तो इसमें भारत सरकार को कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन वजह क्या है? वजह वो अश्लील सीडी और उसके साथ साथ अश्लील वीडियोज हैं, जिनकी संख्या तकरीबन 2 से 2,500 हजार बताई जा रही है, जो कि कर्नाटक में बीते 1 साल से सर्कुलेशन में है। तो सवाल यह उठता है कि अचानक चुनाव के पहले यह बात क्यों निकल कर आई है, और वो भी जबकि प्रज्वल के जो मतदान होने वाले थे उनकी सीट पर, उसके बाद यह खबर निकल कर आ रही है, पहले नहीं आई। 1 साल से यह मामला सामने है, सब जानते हैं, राज्य में कांग्रेस की सरकार है, लेकिन अभी तक इस पूरे मामले में कोई कार्रवाई नहीं हुई है। खास करके प्रज्वल रेवन्नन पर, जो कि पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा के पोते हैं। क्यों कार्रवाई नहीं हुई साहब? गृह मंत्री अमित शाह ने इस राजनीति पर अपनी बात सामने रखी है। आपके मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री को सवाल करिए कि आपकी सरकार क्या कर रही है, क्यों जांच नहीं हो रही है। हम जांच के पक्ष में है और हमारे साथी दल जेडीएस ने भी उनको
उन पर कदम उठाने की घोषणा की है। आज शायद उनकी कोर कमेटी की मीटिंग है और कदम उठाए भी जाएंगे। प्रज्वल को लेकर अब जो स्टैंड सामने आया भारतीय जनता पार्टी का और गृह मंत्री अमित शाह का, उसके कुछ ही देर के बाद जेडीएस जो कि विचार कर रही थी कि उन्हें पार्टी में रहने दिया जाए या उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, उनके खिलाफ कार्रवाई करते हुए उन्हें पार्टी से सस्पेंड कर दिया गया है। प्रज्वल के खिलाफ जेडीएस ने कारण बताओ नोटिस भी जारी किया है। लेकिन यहां सवाल यह उठता है कि जब पार्टी ही आपकी है, आपके दादाजी की पार्टी है, आपके चाचा जी वहां पर मौजूद हैं जो कि पार्टी के सबसे बड़े नेता के तौर पर हैं, एचडी कुमारस्वामी, आपके पिताजी खुद विधायक हैं अभी और आप साहब सांसद हैं, क्या आपको जानकारी नहीं थी कि आप क्या कर रहे हैं? पार्टी में यह जानकारी पहले नहीं थी कि पार्टी का सांसद किन कार्यकलापों में लिप्त है? महिलाओं के शोषण का इतना बड़ा मामला है और इसकी जानकारी पूरे राज्य को थी, लेकिन जेडीएस पार्टी को नहीं थी साहब। अब जब मामला गरमाया है तो जेडीएस ने सस्पेंड कर सवाल पूछा है। यह अपने आप में जेडीएस के ऊपर कालिक पोतने से कम नहीं है। इस पूरे मामले पर अब कांग्रेस जबरदस्त तरीके से हमलावर है। सवाल उठाए जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी पर कि ऐसा सहयोगी क्यों चुना जिसने उस व्यक्ति को टिकट दिलवाया जो कि बलात्कारी है, जिसके ऊपर सेक्स स्कैंडल के सीडीज हैं। अब सवाल यह भी उठता है साहब कि ये अचानक बात कैसे सामने आ गई? राज्य में सरकार किसकी है? कांग्रेस की। क्या सरकार आज बनी? नहीं साहब, तकरीबन साल भर होने को आ रहा है। 14 सीटों पर कर्नाटक में मतदान की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। लोकसभा में 14 सीटों पर बाकी है, जिसमें 7 मई को मतदान होना है। क्या प्रज्वल के सीट पर मतदान होना है? नहीं, वो मतदान हो चुका। तो अब तक इस सेक्स स्कैंडल के बारे में कोई चर्चा क्यों नहीं कर रहा था? तो चलिए सबसे पहले आपको यह बता दें, यह चर्चा इसलिए नहीं हो रही थी क्योंकि कांग्रेस को लग रहा था कि अगर जैसे ही यह मामला कांग्रेस उठाएगी, हो सकता है कि वोकोलिगा समाज का समर्थन उसे बड़े पैमाने पर न मिले। राजनीति। देवेगौड़ा की पार्टी जेडीएस वोकोलिगा समुदाय का बड़ा प्रतिनिधित्व करती है। ऐसा माना जा रहा है कि इस बार वोकोलिगा और लिंगायत समाज, जो कि लिंगायत समाज बड़े पैमाने पर भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करती है, अगर वोकोलिगा और लिंगायत एक दूसरे से मिल जाएं और आगे बढ़ें तो जेडीएस और भारतीय जनता पार्टी अपने 2019 के प्रदर्शन को वापस दोहरा सकती है, जो कि कांग्रेस के लिए मुफीद न होगा। लिहाजा यह मामला खड़ा किया गया 7 मई के मतदान से पहले, और इसके बारे में कई शिकायतें थी। साल भर से इस पूरे मामले पर पूरे प्रदेश में राजनीति चल रही थी। आइए अब आपको इसके बारे में भी पूरी जानकारी दे देते हैं। सबसे पहला सवाल, जब यह पूरा मामला सामने था तो इस पर सिद्धरामैया सरकार ने अभी तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं की? जेडीएस के सांसद पर कोई कार्रवाई कांग्रेस की सरकार ने क्यों नहीं की? क्यों कोई जांच नहीं बैठी? क्यों एफआईआर दर्ज होने के बाद भी कार्रवाई नहीं हुई? चुनाव को देखकर ही मुद्दा उठाया गया, यह भी क्यों? क्या बीजेपी और जेडीएस के गठबंधन को देखकर ही और उसके चुनावी प्रभाव को देखकर ही अब मसला बड़ा किया जा रहा है? अब देखिए क्या हुआ है। जैसे ही कांग्रेस ने अब इस मुद्दे को उठाया है, कर्नाटक की सरकार ने पूरे मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन कर दिया है। और यह गठन कब हुआ है साहब? अभी 1 दिन पहले। इसके पहले तक एसआईटी गठन नहीं था, कोई चर्चा नहीं थी। एसआईटी का नेतृत्व राज्य के एडीजीपी बीके सिंह करने जा रहे हैं। बीके सिंह ने ही पत्रकार गौरी लंकेश और एक्टिविस्ट एमएम करबुर्गी की हत्याओं की जांच का नेतृत्व भी किया था। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया क्या कह रहे हैं? हासन जिले में अश्लील वीडियो सर्कुलेट हो रहा है। यह देखा गया है कि महिलाओं के खिलाफ यौन शोषण की बड़ी घटनाएं हुई हैं। आप पहले कहां थे साहब? प्रजन रेड्डी पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा के पोते हैं, हासन सीट से सांसद हैं, दोबारा चुनाव लड़े हैं। उनकी सीट का चुनाव खत्म हो चुका। सोशल मीडिया पर उसके बाद 200 से ज्यादा प्रज्वल के अश्लील वीडियो सर्कुलेट होते हैं। जो प्रज्वल ने किया वो तो अपने आप में निहायत गलत है ही, लेकिन सवाल यह उठता है कि इस पर सब लोग चुप क्यों थे? एक पेन ड्राइव भी सामने है जिसमें 2976 वीडियो क्लिप हैं, जो कुछ सेकंड से लेकर कई मिनटों तक के हैं। ज्यादातर क्लिप 2019 के बाद बनाए गए। ये वीडियो क्लिप्स बेंगलुरु और हासन में बनाए गए और ये वीडियो क्लिप्स 1 साल से ज्यादा पुराने। ये क्लिप्स
और इसकी चर्चा कर्नाटक में बीते 1 साल से है, लेकिन किसी ने इस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की। कई पीड़िताओं ने इस पूरे मामले पर हासन में और उसके आसपास बेंगलुरु में भी एफआईआर दर्ज करवाया है साहब, लेकिन कर्नाटक पुलिस ने बीते 6 महीने में एक बार भी किसी भी एफआईआर पर कार्रवाई करने की सोची ही नहीं। दरअसल इस तरह की जो खबरें सामने आई, इसे लेकर देवगौड़ा के पोते ने, प्रज्वल ने, फेक न्यूज बताकर कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया साहब। देखिए, उसके बाद भी कांग्रेस ने कुछ नहीं कहा। 1 जून 2023 को प्रज्वल ने बेंगलुरु सिविल कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। बेंगलुरु सिविल कोर्ट में एक मुकदमा दायर किया गया। इस मुकदमे में 86 मीडिया आउटलेट और 3 व्यक्तियों के खिलाफ कोर्ट में फेक न्यूज चलाने और वीडियो के साथ छेड़छाड़ करने के आरोप लगाए गए और कहा गया कि ये जानबूझकर प्रसारित किए जा रहे हैं। 2 जून को सिविल कोर्ट ने वीडियोस के प्रसारित किए जाने पर रोक लगाई। 2023 बात कब हो रही है साहब? इस पर पूरे मुद्दे पर कांग्रेस की सरकार है राज्य में, और इस पूरे मुद्दे पर चर्चा कब हो रही है साहब? 26 अप्रैल के बाद से। इतने समय तक सब लोग सो रहे थे क्या किसी को कोई जानकारी नहीं थी कि प्रज्वल एक हैबिचुअल ऑफेंडर है? उसके खिलाफ इतनी शिकायतें आ चुकी हैं, महिलाओं के शोषण की इतनी बड़ी बड़ी खबरें उसके सामने हैं। जाहिर सी बात है, यह राजनीति है और इसके अलावा कुछ भी नहीं। दरअसल अगर देखा जाए तो इस पूरे मामले पर सबसे पहले तो प्रज्वल की गिरफ्तारी होनी चाहिए थी। सबसे पहले राज्य पुलिस को लुकआउट नोटिस जारी करना चाहिए था, ताकि प्रज्वल कभी भारत छोड़कर बाहर जा ही नहीं सकता था। इस मामले की जांच होनी चाहिए थी, तमाम गवाहों के बयान लिए जाने चाहिए थे और प्रज्वल को चुनाव में खड़ा होने ही नहीं दिया जाना चाहिए था। तो ऐसी स्थिति में सवाल यह उठता है कि यह अब तक कर्नाटक की पुलिस ने क्यों नहीं किया? और अब जब पूरा मामला सामने आया है, तो क्या जर्मनी से उसे वापस बुलाया जाएगा? अगर तथाकथित तौर पर वो जर्मनी में है तो वो कहां है, कैसे चला गया बाहर? इतने सारे वीडियोस, इतनी सारी जांच, इतनी सारी शिकायतें, इतने सारे एफआईआर, इसके बावजूद कर्नाटक पुलिस ने अभी तक कुछ नहीं किया। इसकी जिम्मेदारी किसकी बनती है? किसकी बनती है साहब? ये तो आप खुद ही तय कर सकते हैं। अब सवाल यह है कि क्या कांग्रेस इस पर काम करेगी या सिर्फ विपक्ष के तौर पर इस मुद्दे को उठाकर लोगों के सामने ढिढोरा पीटकर 7 मई के चुनाव का इंतजार करने जा रही है? क्या इस देश के संविधान को कोई भी पार्टी जब चाहे तब बदल सकती है? यह मेरा सवाल है आपके साथ। और यह सवाल इसलिए है क्योंकि जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में यह बात कही गई कि 400 पार, वैसे ही कांग्रेस की तरफ से यह कहा गया कि 400 पार इसलिए क्योंकि संविधान बदलने को बीजेपी है तैयार। लेकिन सवाल यहां पर यही है कि क्या बीजेपी ने कभी कहा कि वो संविधान बदलना चाहती है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा, सबसे पहले ये देखिए। अब वो पिछले 25-30 साल से एक पुरानी रिकॉर्ड घुमा रहे हैं। जब भी बीजेपी आगे बढ़ती है तो संविधान का राजनीतिक शस्त्र के लिए उपयोग करते हैं और झूठ फैलाते हैं। संविधान बदल देंगे, संविधान बदल देंगे। भाइयों बहनों, लिख के रखिए, मोदी तो क्या, बीजेपी तो क्या, स्वयं बाबा साहब आंबेडकर भी इस संविधान को नहीं बदल सकते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट तौर से कहा कि आज अगर बाबा आंबेडकर भी हमारे सामने होते तब भी देश के संविधान को नहीं बदला जा सकता था। मैं आपको बताऊंगा देश के संविधान को क्यों नहीं बदला जा सकता, लेकिन पहले आप देखिए कि पूरे देश में किस तरह से अराजकता फैलाने की कोशिश की जा रही है और यह काम कर कौन रहा है। एक बहुत ही जिम्मेदार पार्टी के जिम्मेदार नेता इस तरह की बातों को हवा दे रहे हैं। अपनी तमाम रैलियों में यह आरोप लगा रहे हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी ज्यादा से ज्यादा सीटें जीत लेती है और अपनी सरकार बना लेती है तो देश में संविधान जो है उसे बदल दिया जाएगा, लोकतंत्र खत्म कर दिया जाएगा। पहले देखिए कि राहुल गांधी ने कहा क्या है। हिंदुस्तान को कॉन्स्टिट्यूशन ने, संविधान ने दिया, उसकी रक्षा हम कर रहे हैं और वो उनका लक्ष्य है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है, संविधान जो है,
उसको खत्म किसी ना किसी तरह आरएसएस और बीजेपी के लोग चाहते हैं कि किसी ना किसी तरह इसको खत्म कर दिया जाए। राहुल गांधी का बयान बिल्कुल स्पष्ट है। आरएसएस और बीजेपी के लोग चाहते हैं कि किसी न किसी तरीके से संविधान को खत्म कर दिया जाए। क्या इस आरोप में कोई दम है? क्या इस देश की कोई राजनीतिक दल, क्या इस देश का कोई भी नेता इस देश के संविधान को पूरे तरीके से खत्म कर सकता है? इस देश में संविधान में संशोधन तो होते हैं साथ, लेकिन संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर को कोई बदल नहीं सकता। द स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी चेंज्ड। यह बात मैं नहीं कह रहा था, यह बात सुप्रीम कोर्ट कहती है। इसके बारे में भी तथ्य आपके सामने रखूंगा। लेकिन एक ऐसी पार्टी है, एक ऐसी सरकार थी जिसने 1973 में यह बात करने की कोशिश की थी। जी हां, तो सबसे पहले आप देखिए कि हमारे देश में स्पिरिट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की परिभाषा कैसे परिभाषित हुई। 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने 11 जजों के बेंच ने केशवानंद भारती केस में यह फैसला सुनाया था। इस फैसले में साफ तौर पर लिखा गया था कि सरकार कोई भी हो, पार्लियामेंट के पास यह अधिकार नहीं है कि संविधान का मूल ढांचा बदला जा सके। इसे डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर कहा गया। सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के कुछ हिस्सों में संशोधन करने को तो सही माना, लेकिन स्पिरिट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि मूल भावना, संविधान की मूल भावना के विरुद्ध कोई बदलाव नहीं हो सकता। संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर को कोई चेंज नहीं कर सकता। अब सवाल यह उठता है कि मूल भावना, बेसिक स्ट्रक्चर, यह इस बात से निकलता है कि संविधान के निर्माताओं ने जिस आधार पर संविधान की नींव रखी उसे आप नहीं बदल सकते। मसलन धर्मनिरपेक्षता के मसले पर संविधान में कोई बदलाव नहीं हो सकता। स्वतंत्र चुनाव, कोई बदलाव नहीं हो सकता, कोई नहीं रोक सकता इसे। संघीय ढांचा, फेडरल स्ट्रक्चर, कोई नहीं चेंज कर सकता इसको। न्यायिक समीक्षा यानी कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के पास अधिकार है कि सरकार के किसी भी फैसले को वो समीक्षा करें, सही को सही और गलत को गलत माने और सरकार को फैसले वापस लेने पड़ेंगे। न्यायिक समीक्षा पर कोई रोक नहीं लग सकती। फंडामेंटल राइट्स, मूलभूत अधिकार, इसमें कोई बदलाव नहीं हो सकता जब तक कि कोर्ट इसे अनुमति न दे। संसदीय लोकतंत्र यानी कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, इसे नहीं बदला जा सकता। दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन साहब। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला ही न्यायिक शास्त्र को एक सिद्धांत के तौर पर दिया कि संविधान की मूल संरचना का सिद्धांत स्पष्ट हुआ और उसके बाद यह स्पष्ट कहा गया कि आप संविधान में संशोधन व्यवहारिक तौर पर कर सकते हैं, व्यवहारिक काम के लिए कर सकते हैं, लेकिन उसके मूल भावना के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते। और अगर ऐसा हुआ तो सुप्रीम कोर्ट उसे खारिज कर देगा। संविधान संशोधन किस तरीके के होते हैं साहब? लोकसभा और राज्यसभा में साधारण बहुमत से पारित संसद में मौजूद सदस्यों में से 50% से ज्यादा लोग बहुमत से संविधान संशोधन पारित कर सकते हैं। संविधान संशोधन के लिए धारा 368(2) के मुताबिक 2/3 बहुमत से भी अमेंडमेंट पारित किया जा सकता है। लोकसभा, राज्यसभा में विशेष बहुमत के साथ कम से कम आधे राज्य या आधे विधानमंडल जहां जिन जिन राज्यों में है उसका समर्थन अनिवार्य होगा। यानी कि अगर पंचायती राज अमेंडमेंट भी लाना है, जो कि पहले की सरकारों ने लाया है, तो इसके लिए भी 2/3 मेजॉरिटी चाहिए थी लोकसभा में और राज्यसभा में, और उसके बाद आधे से ज्यादा राज्यों को इसको मनोनीत करना पड़ा, तब जाके पंचायती राज लागू हो पाया देश में। अब सवाल उठता है कि क्या अगर कोई पार्टी लोकसभा में 400 सीटें भी ले आए तो क्या वो देश के संविधान को बदल सकती है पूरे तरीके से? बिल्कुल नहीं हो सकता साहब, क्योंकि इस पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट का स्ट्रक्चर बिल्कुल साफ है। एक कोशिश हुई थी साहब इमरजेंसी के दौरान, जिसे हम छोटा संविधान बदलने की कोशिश कहते हैं। 1976 में 42वां संविधान संशोधन, इंदिरा गांधी की सरकार, देश में इमरजेंसी। इस 42वें संशोधन में क्या कहा गया था? इसमें यह बात कही गई थी कि जो प्रियम्बल है
भारत के संविधान का, उसमें दो शब्द जोड़े गए थे, सोशलिस्ट एंड सेक्युलर। इसे लेकर विवाद बहुत विवाद है। इसके साथ साथ 42nd अमेंडमेंट में कई तरह के संविधान में संशोधन किए गए, जिससे संविधान के मूल स्ट्रक्चर पर बदलाव होता दिख रहा था। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले को भी देखा, लेकिन इससे पहले सुप्रीम कोर्ट के अधिकारों को भी कम करने की कोशिश 42nd अमेंडमेंट के जरिए इंदिरा गांधी के समय इमरजेंसी के दौरान किया गया। इंदिरा गांधी की सरकार 1977 में गई। 1978 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, उस वक्त गठबंधन की सरकार, उसने 44th अमेंडमेंट सामने रखा और 42nd अमेंडमेंट में जो संविधान संशोधन किए गए थे उन सबको खारिज किया गया। यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट के भी अधिकार जो कम किए गए थे उसे भी वापस बहाल किए गए और सिर्फ दो संशोधन को छोड़ दिया गया। प्रियम्बल में सोशलिस्ट और सेक्युलर ये दो शब्द छोड़ दिए गए। वो इसलिए छोड़ दिए गए क्योंकि भारत सेक्युलर देश है, ये संविधान की मूल भावना है। इसे अगर आप प्रियम्बल में लिखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। जहां तक सोशलिस्ट की बात है तो भारत ने यह माना है कि वो एक वेलफेयर स्टेट है। आजादी के बाद से ही हम आम जन भावना को सामने रखते हुए जन उत्थान की बात करते हैं। वेलफेयरिज्म को सोशलिज्म का जामा पहनाया गया और इसलिए इसे भी सही माना गया, कोर्ट्स ने भी सही माना। लेकिन उसके बाद से देश में तकरीबन 100 से ज्यादा अमेंडमेंट्स किए जा चुके हैं और अब इसका डेटा आपके सामने रखते हैं। 106 संशोधन अभी तक हुए हैं, 80 कांग्रेस की सरकारों ने किए हैं। मोदी सरकार ने बीते 10 साल में 8 अमेंडमेंट किए हैं साहब, ओनली 8 अमेंडमेंट्स। अब बताइए, राहुल गांधी किस अधिकार से कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी और संघ परिवार देश के संविधान को पूरे तरीके से खत्म करना चाहते हैं, हटा देना चाहते हैं? क्या यह संभव है? इस देश के लोकतंत्र को क्या इस तरीके से कोई मार सकता है? और इसको जोड़ा कहां जा रहा है साहब? इसको जोड़ा जा रहा है आरक्षण के साथ और भ्रम फैलाने की स्थिति पैदा की जा रही है, जिस पर अमित शाह ने, केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने गुवाहाटी में यह कहा है। उन्होंने यह साफ तौर पर कहा है तो अमित शाह ने स्पष्ट तौर से नकारा है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी किसी भी तरीके से आरक्षण के खिलाफ नहीं है। अब आपको हम यह बताना चाहते हैं कि आखिरकार आरक्षण क्या है और कहां से इसकी शुरुआत होती है। आरक्षण का आधार है कि ओबीसी आरक्षण 27% आज हमारे देश में लागू है। शेड्यूल्ड कास्ट के लिए और शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए, एससी, हाँ, शेड्यूल्ड कास्ट के लिए 15% आरक्षण है, शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए 7.5% आरक्षण है और इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस के लिए 10% आरक्षण है। कुल मिलाकर आज देश में 59.9% आरक्षण है जो लागू है और ये आरक्षण, इसका प्रावधान संविधान से सुरक्षित है साहब। कैसे सुरक्षित है? संविधान के अनुच्छेद 15.4, 15.5, 15.6 इसमें साफ लिखा हुआ है कि शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब और ओबीसी के साथ साथ इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस को आगे बढ़ाने के लिए सरकारें काम करेंगी। 16.4, 16.6 में यह बात स्पष्ट लिखी गई है कि नौकरियों में और अवसरों को देखते हुए पिछड़े वर्ग और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को सही प्रतिनिधित्व देने के लिए सरकारें समय समय पर संविधान में संशोधन करके इस तरह के कानून बना सकती है जिसके आधार पर एससी, एसटी, ओबीसी और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को रिजर्वेशन दिया जाए। संविधान के लागू होने के साथ ही इस बात की प्रस्तावना की गई थी कि एससी, एसटी आरक्षण 10 साल के लिए लागू होगा और उसके बाद सरकारें इसकी समीक्षा करेंगी। 1947 से लेकर आज तक किसी भी सरकार ने एससी, एसटी आरक्षण को अभी तक उसकी समीक्षा नहीं की है। उसके बारे में कभी चर्चा हुई ही नहीं। उसे मान लिया गया कि यह भारत के लिए बिल्कुल अभेद्य है। 1990 में उस वक्त के प्रधानमंत्री वीपी सिंह ने मंडल कमीशन की सिफारिश को लागू करने के साथ ही 27% आरक्षण ओबीसी को देने की बात कही। सरकार ने इसे भी माना, सुप्रीम कोर्ट ने भी इसे सही माना और देश में ओबीसी आरक्षण 27% लागू कर दिया गया।
लेकिन जब इस तरह की बातें सामने निकल कर आई कि ओबीसी में एक ऐसा वर्ग है जिसके पास पैसा है, इकोनॉमिकली स्ट्रांग है, जो कि बेनिफिट्स अपने पास रख रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट ने क्रीमी लेयर की बात यहां पर की और इसे लागू करवाया। इसके बाद 2002 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने प्रमोशन में आरक्षण की बात की। एससी, एसटी और ओबीसी को प्रमोशन जब मिलता है उसमें भी आरक्षण है। यह बात किसने करवाई साहब? बीजेपी की अगुवाई वाली एनडीए सरकार ने 2002 में यह लागू हो गई। 10 साल की समीक्षा के बारे में किसी सरकार ने कभी कुछ नहीं किया। एक बड़ा संशोधन मोदी सरकार ने किया। मोदी सरकार ने 2019 में 103वां संविधान संशोधन किया और आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को आरक्षण दिया, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को आरक्षण दिया। यानी कि संविधान में संशोधन करके आरक्षण की व्यवस्था बनाई वाजपेयी सरकार ने, मोदी सरकार ने, और उसके पहले सबसे पहले कांग्रेस की सरकार ने, और उसके बाद वीपी सिंह की सरकार ने। यह संविधान में संशोधन कर इसे अपनी जगह दी गई है। क्या कोई भी सरकार ओबीसी आरक्षण, एससी एसटी आरक्षण और ईडब्ल्यूएस आरक्षण को अब गायब कर सकती है सिरे से? जाहिर सी बात है, यह भ्रमात्मक है, यह झूठ है, इसके अलावा कुछ नहीं। यह एक राजनीतिक हथियार है। लेकिन क्या देश की मूल भावना के साथ, संविधान की मूल भावना के साथ किसी भी राजनीतिक दल को यह अधिकार है कि वो छेड़छाड़ करे? यह सवाल मैं पूछता हूं उन तमाम लोगों से जो आज ये कहते हैं कि किसी भी पार्टी को अगर बहुत ज्यादा बहुमत मिल जाए तो वो देश के संविधान को हमेशा के लिए बदल देगा। संभव नहीं है साहब। जब तक इस देश में कानून व्यवस्था है, जब तक इस देश में लोकतंत्र है, जब तक इस देश में सुप्रीम कोर्ट है, जब तक इस देश में पार्लियामेंट फंक्शनिंग डेमोक्रेसी है, आप संविधान को नहीं बदल सकते। और इसीलिए जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि आज अगर बाबा भीमराव अंबेडकर भी भारत में होते तो वो भी संविधान को नहीं बदल सकते थे, जबकि उन्होंने संरचना रची थी संविधान की, तो ये बात अपने आप में 100% 100% सच है।